मैं संजय सर आपको अपने चैनल PCMI संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि पिछला वीडियो आपने मुगल शासक बाबर का देखा होगा, अब आपको नया वीडियो बाबर के पुत्र हुमायूं का दिया जा रहा है। तो मैं हुमायूं को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी दे दूं कि बाबर अपने सभी पुत्रों में हुमायूं को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को ही चुना। अपने जितने भी सैन्य अभियान हुए, युद्ध कलाएं जो थी, वो हुमायूं को हमेशा अपने साथ रखता था। इसलिए सैन्य जानकारी हुमायूं को बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि पानीपत का युद्ध हो या फिर चंदेरी का युद्ध हो, सभी युद्धों में बाबर का सबसे करीबी और विश्वसनीय जो था वो हुमायूं रहता था। अब चूंकि बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठता है, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का आगरा में राज्याभिषेक होता है। तो जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं, हुमायूं का नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था या फिर वास्तविक नाम क्या था। तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम था। इसका जन्म जो था वो काबुल में हुआ था और तारीख थी 6 मार्च 1508। यानी हुमायूं का जन्म भारत में ना होकर काबुल में हुआ था और उस समय हुआ था जब बाबर ने भारत पे अभी आक्रमण करना नहीं शुरू किया था, यानी 1508। सबसे मुख्य चीज है कि उसकी माता का नाम याद करना, क्योंकि बाबर की कई पत्नियां थी, उन्हीं में महान बेगम जो थी वो हुमायूं की माता थी। यानी महान बेगम से 1508 में 6 मार्च को हुमायूं का काबुल में जन्म हुआ। क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया, परंतु उसने हुमायूं से ये कहा कि बेटा, जब तुम शासक बनना तो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में भी बांट देना। और मुगल शासन का ये रिवाज भी था कि भाइयों में शासन को बांटा जाता था। तो जैसे वो शासक बना, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यही हो गई कि साम्राज्य का बंटवारा कैसे किया जाए, साम्राज्य को किन हिस्सों में कैसे बांटा जाए। क्योंकि बाबर जो था वो एक सुदृढ़ शासन की स्थापना नहीं कर पाया था, क्योंकि 4 वर्ष उसने शासन किया और इस दौरान वो युद्ध में ही व्यस्त रहा। तो जब 1530 में हुमायूं बनता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है इस शासन का बंटवारा, क्योंकि हुमायूं के 3 भाई थे और 1 बहन थी। यानी बाबर के 4 पुत्र थे, एक हुमायूं और हुमायूं के 3 भाई। तीनों भाई कामरान, असगरी, हिंदाल और बहन का नाम गुलबदन बेगम। ये काफी इंपॉर्टेंट है गुलबदन बेगम, क्योंकि हुमायूं नामा की रचना इसी ने की है। तो इनमें साम्राज्य को कैसे बांटा जाए वो चीज आप ध्यान से देखें और इसे लिख लें कि जब उसका राज्याभिषेक हो गया 30 मार्च 1530 को आगरा में, तो उसने अपने सभी भाइयों में साम्राज्य को बांटा। एक माता के 2 पुत्र थे, कामरान और असगरी। कामरान और असगरी जो थे, उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। याद रखिएगा, पूछा जाता है कामरान और असगरी की माता का नाम गुलरुख बेगम था। एक माता का जो था वो हिंदाल था। हिंदाल की माता का नाम था दिलदार बेगम। क्योंकि पिता तो एक ही थे बाबर, लेकिन हिंदाल जो था वो दिलदार बेगम का पुत्र था। और जो बहन थी गुलबदन बानो बेगम,
जिसने हुमायूं नामा की रचना की। इस प्रकार इसका परिवार इस तरह विभाजित था। उसने, मैंने बताया कि जो साम्राज्य को जो उसने बांटा ना, वो अपने भाइयों में इस प्रकार बांटा। कामरान को उसने काबुल और कांधार दे दिया। ध्यान से याद रखें, पूछा गया है कि कामरान को कौन सा प्रांत दिया गया, तो काबुल और कांधार का जो क्षेत्र था वो कामरान को दिया गया। असगरी को संभल का क्षेत्र दिया गया और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दिया गया। इस प्रकार उसने भाइयों को अपने साम्राज्य को बांट दिया। कामरान को काबुल कांधार दे दिया, असगरी को संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात दे दिया। तो इस प्रकार उसने राज्य का अपना बंटवारा किया। परंतु हुमायूं बहुत ही नेक दिल आदमी था। उसका एक भाई था सुलेमान मिर्जा, जिसे वो काफी मानता था। तो उसे भी उसने एक क्षेत्र दिया, बदख्शा। बदख्शा की जागीर जो थी वो हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। बदख्शा वही क्षेत्र था जहां हुमायूं शासक बनने से पहले सूबादारी करता था, यानी बदख्शा का सूबेदार हुमायूं हुआ करता था, जो उसने अपने भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो पहले तो राज्य का बंटवारा जो उसने अपने भाइयों को इस प्रकार बांट दिया, मैंने अभी बताया आपको। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उसके विरोधी महमूद लोदी के बारे में मैंने बताया, जो बाबर से युद्ध लड़ा था, गागरा का युद्ध, वो भी जीवित था, वो हुमायूं को विरोध में था। दूसरी बात, गुजरात में बहादुर शाह करके एक शासक था, बहादुर शाह, वो भी एक सुदृढ़ शासक था, वो भी हुमायूं का बहुत बड़ा विरोधी था। इस प्रकार जैसे ही गद्दी पे हुमायूं बैठे, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो गद्दी में बैठते ही सबसे पहला अभियान उन्होंने किया कालिंजर का। पूछा जाता है कि गद्दी पे बैठते ही हुमायूं ने सबसे पहला अभियान कौन सा किया था, तो 1531 में कालिंजर का, चूंकि दिसंबर में बैठा ही था 30 दिसंबर को, 1531 में उसने कालिंजर का युद्ध किया। कारण ये था कि कालिंजर के शासक उसमें थे वो प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव चूंकि अफगानों से इनके काफी अच्छे संबंध थे और अफगानों से मित्रता होने की वजह से हुमायूं इनसे काफी नाराज चल रहा था। उसने कालिंजर के किले को घेर लिया और प्रताप रुद्रदेव किले के अंदर रहे। काफी समय तक कालिंजर का किला घेरने के बाद हुमायूं ने आक्रमण नहीं किया। लंबा समय होने के बाद उसने उनसे संधि कर ली। प्रताप रुद्रदेव को उसने कहा कि भाई मैं निम्न संधियों को, निम्न बातों को यदि तुम मानोगे तो मैं तुमसे संधि करने को तैयार हूं। तो फिर उसके बाद बहुत सा धन लेके प्रताप रुद्रदेव से संधि हो जाती है और कालिंजर का किला वो वापस कर देता है, अपना जो घेरा डाला था वो वापस कर लेता है। तो 1531 में कालिंजर से बिना युद्ध किए ही वहां से धन लेके वापस आना हुमायूं की एक बहुत बड़ी भूल थी। इतिहासकार बताते हैं कि यदि वो कालिंजर पे आक्रमण कर दिया होता तो हुमायूं उसमें शक्तिशाली था, कालिंजर उसके बाद कभी उठता नहीं और वहीं पे उसकी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा हुमायूं ने नहीं किया। पैसा लिया, धन लिया, संधि किया और किले का घेराबंदी छोड़ दिया। अगला युद्ध जो था वो दोहड़िया का युद्ध था। 1532 में दोहड़िया एक जगह थी जो यूपी में पड़ती थी। यहां उसने अफगानों के जो नेता और उसमें महमूद लोदी था उसके खिलाफ युद्ध किया। हम आपको बता दें, इसी युद्ध में शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया था और ये काफी युद्ध भयंकर रहा। महमूद लोदी ने बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया, परंतु वो युद्ध हार गए और उन्हें फिर से बंगाल बिहार की तरफ भागना पड़ा और ये युद्ध जो था वो हुमायूं जीत गया। तो इस प्रकार हुमायूं का अगला युद्ध दोहड़िया का युद्ध रहा, जिसमें दोहड़िया युद्ध में अफगानों का नेतृत्व मोहम्मद लोदी कर रहे थे, महमूद लोदी कर रहे थे। और ये युद्ध जीतने के बाद हुमायूं आगे बढ़ता है और महमूद लोदी अपना बंगाल बिहार की तरफ निकल सकते हैं। अगला युद्ध जो था वो चुनारगढ़ का था। फिर वही काम कालिंजर वाला।
चुनारगढ़ का शासक जो था वो उस समय शेर खान था, और चूंकि शेर खान ने महमूद लोदी की सहायता की थी, इससे हुमायूं से नाराज था। उसने शेर खान पे आक्रमण किया चुनारगढ़ पे, और चुनारगढ़ का फिर से घेराबंदी की। लेकिन लंबे घेराबंदी के बाद फिर वही कालिंजर की तरह उसने शेर खान से समझौता कर लिया और शेर खान से धन लेके उस किले को छोड़ दिया। शेर खान ने अपने पुत्र को भेज दिया हुमायूं की सेवा में, जिसका नाम था कुतुब खान। कुतुब खान को 5000 सेना के साथ हुमायूं के साथ भेज दिया गया और हुमायूं का वो सूबेदार बन गया, और इस प्रकार ये युद्ध भी नहीं चला। और फिर इसके बाद हुमायूं वापस लौट आया और उसने फिर दीने पनाह की निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। दीने पनाह का निर्माण मैं आपको बता दूं हुमायूं ने ही किया था। दीने पनाह को वापस लौट आया, उसके बाद फिर से अपने भोग विलास में लग गया और फिर व्यस्त हो गया और फिर वो युद्ध के कार्य से हट गया। फिलहाल जब वो यहाँ दिल्ली में व्यस्त था तो फिर उसके जो भी मैंने अभी शुरू में बताया था, बहादुर शाह करके गुजरात का जो शासक था वो काफी फल फूल रहा था, काफी अपने आप को शक्तिशाली बना चुका था। तो 1535-36 में अचानक इसे याद आया कि मुझे किसी भी तरह इस बहादुर शाह को हराना है, क्योंकि अगर बहादुर शाह को नहीं हराऊंगा तो फिर गुजरात बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। बहादुर शाह फिर मुगल शासन को चैलेंज देने लगेगा, चुनौती देने लगेगा। तो उन्होंने बहादुर शाह पे आक्रमण कर दिया, गुजरात पे आक्रमण कर दिया। परंतु उसमें बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ पे आक्रमण कर रहा था, वो चित्तौड़ पे आक्रमण करने गया था। अब मैं यहाँ पे एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। चित्तौड़ का किला जो था वो महाराणा सांगा का किला था। इस समय वहां पे कर्णावती का शासन चल रहा था, जो कि विक्रमजीत की संरक्षिका थी। यहीं पे लोग कहते हैं कि बताते हैं कि राखी जो थी यहाँ पे भेजी गई, वो यूं था कि कर्णावती ने जब देखा कि बहादुर शाह उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उन्होंने एक पत्र और एक राखी हुमायूं को भेजा और अपना भाई होने का वास्ता दिया और अपनी रक्षा की गुहार की। हुमायूं तत्पर तो हुआ कि मुझे कर्णावती की सहायता करनी चाहिए, परंतु तब तक बहादुर शाह ने भी एक पत्र भेजा और ये लिखा कि तुम मुसलमान हो और मैं गैर मुसलमान के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं, अतः तुम्हें गैर मुसलमान की तरफ से मेरे ऊपर युद्ध नहीं करना चाहिए। अब हुमायूं इस शंका में पड़ गया कि अगर वो कर्णावती की तरफ से जाता है तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, अगर बहादुर शाह की तरफ से नहीं जाता है तो फिर कर्णावती की कोई बात नहीं रहेगी। तब ये दुविधा में ही पड़ा था। तब तक बहादुर शाह जो है आपका आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पे और चित्तौड़ को जीत लेता है। चित्तौड़ को जीतने के बाद जब बहादुर शाह गुजरात वापस लौट रहा होता है, उसी समय हुमायूं जो है बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करता है। 1535 और 36 की मैं बात बता रहा हूं, और गुजरात के शासक बहादुर शाह को युद्ध में हरा देता है। हराने के बाद सबसे बड़ी बात होती है कि मालवा और गुजरात अब हुमायूं के अधिकार में आ जाते हैं, और यहां पे जब यह अधिकार उसका बनता है तो दो महत्वपूर्ण किले मांडू और चंपानेर ये हुमायूं को मिल जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण किले माने जाते थे, मांडू और चंपानेर। यहां से हुमायूं को बहुत ज्यादा धन अर्जित होता है। लेकिन फिर वही युद्ध तो जीतता नहीं था, हमेशा संधि करता था। इस बार युद्ध जीता भी तो वहां रुका नहीं, अपने भाई को गुजरात का शासन देके पुनः वह लौट आता है। जब वो लौट आता है तो बहादुर शाह फिर से सक्रिय हो जाता है और 1 वर्ष के अंदर ही पुनः वह अपने क्षेत्रों को, मालवा और गुजरात को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार जीता हुआ जो क्षेत्र था पुनः वापस चला जाता है बहादुर शाह के हाथ में। अब सबसे बड़ी समस्या, भारत में मुगलों को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए कई लोग धीरे धीरे उभर रहे थे। उसी में मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, चुनारगढ़ का जो शासक था शेर खान निकला। बंगाल और बिहार पे अधिकार करने के बाद उसकी शक्ति काफी बढ़ती जा रही थी, और ये खबर हुमायूं को मिली।
तो हुमायूं ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर आक्रमण करके इसकी शक्ति का विनाश कर दूं, इसे खत्म कर दूं। और फिर वो अगला अभियान करता है चुनारगढ़ का। 1538 में वो चुनारगढ़ पर पहुंचता है और इस बार पुरानी गलती नहीं करता है और चुनारगढ़ पे अधिकार कर लेता है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चुनारगढ़ पे वो आक्रमण तो करता है परंतु अधिकार नहीं करता है, संधि करके वापस लौट जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि यदि उस समय वो अधिकार कर लेता और संधि नहीं करता तो हुमायूं उसमें शक्तिशाली था और शेर खां कमजोर था, तो चुनारगढ़ वहीं पे खत्म हो जाता और शेर खां वहीं खत्म हो जाता, उसे भारत छोड़ने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, संधि करके छोड़ दिया, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता था, इसलिए 1538 में उसने चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया। शेर खां वहां से आगे बढ़ता है और बंगाल पहुंच जाता है और अपने पुत्र कुतुब खां को भी बुला लेता है और इस प्रकार ये बंगाल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हुमायूं भी इस बार रुकता नहीं है और वो भी आगे बढ़ता है और बंगाल को जीत लेता है। लेकिन अभी बंगाल जीता ही था उसने, तब तक उसे सूचना मिलती है कि उसका भाई हिंदाल जो है आगरा में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुका है और हुमायूं के जो विश्वसनीय लोग हैं उनकी वो हत्या कर चुका है। अब हुमायूं फिर से परेशान, क्योंकि आगे का अभियान करेगी फिर लौटे, तो इस खबर के मिलते ही वो वापस लौटने के बारे में सोचता है और वो वापस लौटता है। वापस लौटते समय वो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के किनारे पे एक जगह पड़ती है चौसा पड़ती है, वहां पे पहुंचता है जहां पहले से ही शेर खां उसका इंतजार कर रहा। क्योंकि चुनारगढ़ किला हारने के बाद शेर खां इंतजार करता है हुमायूं से युद्ध करने के लिए और इस वापसी में वो शेर खां से युद्ध करने को तैयार रहता है चौसा नामक जगह पर। मैं आपको बता दूं, कई परीक्षाओं में पूछा गया है चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। यह चौसा कहां है? दक्षिणी बिहार में, कर्मनाशा और गंगा नदी के किनारे। यह युद्ध की भी एक विचित्र लीला थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि काफी दिनों तक न ये सेना उनके ऊपर आक्रमण करती है, ना वो सेना इनके ऊपर आक्रमण करती है। दोनों सेनाएं एक दूसरे का इंतजार करती हैं कि कौन किसके ऊपर आक्रमण करेगा। परंतु शेर खां जो था वो अपने मौसम का इंतजार कर रहा था। आता है जून का महीना और बारिश होनी शुरू हो जाती है। कर्मनाशा नदी जो थी वो अपने उफान पे आती है और एक रात जो था वो शेर खां मौका पाके अपनी सेना से कहता है कि रात को आक्रमण कर दो हुमायूं पे। हम आपको बता दें, रात को शेर खां की जो सेना थी हुमायूं पर आक्रमण करती है और ये स्थिति आ जाती है कि उनकी सेना भागने लगती है। उसी भाग में हुमायूं जो था वो नदी में कूद जाता अपने घोड़े के साथ, क्योंकि अगर नहीं कूदता तो उसकी मृत्यु थी और घोड़े के साथ नदी में कूदने के बाद भी उसकी मृत्यु थी। परंतु एक नाविक जो था जिसका नाम निजाम बताया जाता है वो उसकी सुरक्षा देता है। एक व्यक्ति था, नाम था निजाम, वो उनकी सुरक्षा देता है, उनकी रक्षा करता है और उनसे कहता है कि आप दिल्ली की तरफ जाओ, क्योंकि दिल्ली में इसमें काफी परेशानियां चलती हैं। हुमायूं को यही उचित लगता है और वो पुनः दिल्ली वापसी की तरफ चल देता है, दिल्ली वापस चलता है। हुमायूं उस युद्ध के बाद अब दिल्ली की तरफ चलता है, परंतु ये शेर खां चौसा के युद्ध के बाद जो शेर शाह सूरी की उपाधि लेके बैठा था, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कई मर्तबा पूछा गया है कि शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि किस युद्ध के बाद ली, तो ये है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि ली। मैं अलग से आपको शेर शाह सूरी यानी सूर साम्राज्य को पढ़ाऊंगा, परंतु एक दो बिंदु हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। शेर खां की उपाधि उसे कहां से मिली? दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खां लुहानी, उनका संरक्षक हुआ करता था ये
शेर खां, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था, ये बताया जाता है कि खाली हाथ से इसने शेर को मार दिया था। उससे प्रभावित होकर ये बहार खान रूहानी जो थे, उन्होंने इसे शेर खां की उपाधि दी। पहला। दूसरा बात, शेरशाह सूरी की उसने उपाधि कब ली? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद। चौसा के युद्ध जो 1539 में हुआ, जब ये जीत गया और हुमायूं हार गया, उस समय इसने शेरशाह सूरी की उपाधि ली। अब अगला युद्ध जो था वो यूं हुआ कि जब ये दिल्ली की तरफ लौट रहा था हुमायूं, तो कन्नौज में बिलग्राम नामक एक जगह है, वहां पे फिर से ये शेरशाह सूरी आ जाता है, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो 1540 का जो युद्ध था, वो जो हुमायूं के शासनकाल का प्रथम जो समय काल था, उसका अंत कहा जा सकता है, क्योंकि 1540 में बिलग्राम का युद्ध उसे कहा जाता है। पूछा जाता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो 1540 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 में हुआ। इस युद्ध में भी हम आपको बता दें, हुमायूं बुरी तरह से हार गया और शेरशाह सूरी जीता, और यहीं से खत्म हो जाता है मुगल शासन भारत में। हुमायूं इस युद्ध में हारने के बाद पश्चिमी क्षेत्रों में भागता है और सिंध प्रांत में जाके शरण लेता है, और मुगल सत्ता यहां से खत्म हो जाती है। यानी आपने देखा कि 1526 में मुगल शासन शुरू हुआ बाबर के नेतृत्व में, और 1540 आते आते हुमायूं के समय में यह शासन खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए, और उस बीच में भारत में सूर वंश की स्थापना होती है, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। इस समय हम लोग फिलहाल हुमायूं पढ़ रहे हैं, तो मैं हुमायूं के बारे में बताऊंगा। तो ये हुमायूं जब सिंध प्रांत में पहुंचता है, तो यहां से उसका जीवन जो होता है वो निष्कासित हो जाता है, यानी भारत से बाहर निकल जाता है, अपना क्षेत्र अपना प्रांत छोड़ के। तो 1541 की बात है, वो पहुंचता है अपने भाई हिंदाल के पास। चूंकि हिंदाल से उसके अच्छे संबंध थे, तो हिंदाल उसकी मदद करने के लिए भी तैयार था। तो वो संबंध अच्छे बरकरार रखा था उसने हिंदाल से। परंतु उसके दो भाई जो थे, कामरान और असगरी, मैंने आपको बताया था कामरान और असगरी जो थे गुलरुख बेगम के पुत्र थे, और जो हिंदाल था वो दिलदार बेगम का पुत्र था। दोनों अलग अलग माताओं के बेटे थे, पिता सबका एक ही था, बाबर। तो ये गुलरुख बेगम के जो ये पुत्र थे, कामरान और असगरी, ये दोनों हुमायूं को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने हुमायूं की सहायता देने से मना कर दिया। उस हुमायूं की जिस हुमायूं ने शुरुआत में इनको अपना राज्य दिया था। मैंने बताया था कामरान को काबुल, कंधार, और आपका ये असगरी को संभल का क्षेत्र उसने दिया था, लेकिन इन्होंने उसकी सहायता देने से मना कर दी। हिंदाल ने मदद की 1541 में। तो हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। मैं आपको बता दूं, हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर, उन्हीं की पुत्र थी हमीदा बानो। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, उनकी पुत्री हमीदा बानो। अब वहां हुमायूं ने इस हमीदा बानो से शादी कर ली। हमीदा बानो से शादी की, तो इनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही आपका अगला शासक अकबर होगा। और मैं आपको बता दूं, इस अकबर का जन्म अमरकोट के राजा के दरबार में हुआ था, अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ था। तो ये मैं सब चीजें आपको अकबर में बताऊंगा। फिलहाल हम हुमायूं के बारे में जानना चाहेंगे। तो कामरान असगरी जो थे वो सहायता करने से मना कर देते हैं। तो अब हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि भाई उसका साथ देने को तैयार नहीं थे। परंतु उसके पास एक उस समय अच्छा ऑफर आता है ईरान के शाह द्वारा। ईरान के शाह कहते हैं कि यदि हुमायूं शिया धर्म को स्वीकार कर लेगा, तो मैं भारत जीतने में उसकी मदद करूंगा। तो फिर ये ईरान के शाह से जाके मिलता है और उनकी सहायता से पुनः काबुल और कांधार, जो उसके भाई कामरान के पास थे, उनसे जीत लेता है। भाई सहायता कर ही नहीं रहे थे, तो उनसे युद्ध करना जरूरी था ना। तो उनसे युद्ध करता है और काबुल और कांधार को जीत लेता है। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद भाइयों के बीच में एक लंबा संघर्ष चलता है, और कामरान को युद्ध में हराता है, उसकी आंखें निकलवा लेता है, परंतु बाद में फिर से उसे मारता नहीं है, उसे मक्का भेज देता है ताकि जाके अपना तीर्थ करे। असगरी से भी वो युद्ध करता है, असगरी को भी युद्ध में हराता है,
कुछ समय तक उसे जेल में बंद रखता है, लेकिन बाद में उसे भी छोड़ देता है और उसे भी कहता है तुम मक्का जाओ, उनको भी मक्का भेज देता है। अब एक भाई बचता कौन? हिंदाल। हिंदाल का 1551 में एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इसके भाइयों की जो समस्या थी वो खत्म हो जाती है। 3 भाई, एक की आंख निकलवा के भेज दिया मक्का, असगरी उसको भी हरा के भेज दिया मक्का, और हिंदाल मर चुका था। अब भाइयों की तरफ से संघर्ष हुमायूं का खत्म हो जाता है। काबुल कंधार जीतने के बाद अब वो भारत की तरफ रुख करता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि शेर शाह सूरी मर चुका है और उसका पुत्र जो था इस्लाम शाह, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो अब वो सोचता है भारत में जाने का ये सुनहरा मौका है, क्योंकि वहां पे कोई भी राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं है। तो भारत में आक्रमण करने का वो प्लान बनाता है और अपना पहला युद्ध 1555 में मच्छीवाड़ा का लड़ता है। फिर अब भारत की तरफ वापस रह रहा है। देखिए, असफलताओं के बाद भी उसने हिम्मत रखा और पुनः सफलता की तरफ चलता है। अब 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है और इसमें अफगानों को हरा देता है और पंजाब पे अपना अधिकार कर लेता है। तो ये रहा हुमायूं का पहला कब्जा भारत में, पुनः पंजाब। कारण कि अफगान उसमें कई गुटों में बढ़ चुके थे और एकजुट नहीं थे, इसलिए हुमायूं को अब ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगला जो युद्ध था वो उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, वो था 22 जून 1555 को, जो सरहिंद में हुआ। सरहिंद का युद्ध जो था वो 22 जून 1555 को हुआ, जिसमें सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर सूर मारा जाता है, हार जाता है, और हारने के बाद हुमायूं का फिर से भारत पे अपना कब्जा हो जाता है। और भारत में कब्जा होने के बाद वो फिर से मुगल शासन की स्थापना करता है, परंतु 1556 की जनवरी माह में वो दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेनपुल नामक एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है, ये पीसीएस परीक्षा में पूछा भी गया है कि किसने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में सीढ़ियों से गिर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो लेनपुल ने लिखा है। लेनपुल ने लिखा है कि जीवन भर हुमायूं लुढ़कता रहा और अंत में सीढ़ियों से गिर के उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक चीज और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसे भाग्यहीन हुमायूं भी इतिहासकारों ने कहा है, क्योंकि इसके भाग्य ने कभी इसका साथ नहीं दिया। दूसरी बात, हुमायूं जो था वो ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था, इसीलिए वो अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनता है। पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक ऐसा था जो ज्योतिष पे विश्वास रखता है, तो वो आपका हुमायूं है। 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनता था। इस प्रकार हुमायूं की ये पूरी कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आगे मैं आपको मुगल प्रशासन भी देता रहूंगा। फिलहाल हुमायूं खत्म होने के बाद आपका हुमायूं का शासन, एक चीज मैंने बताना नहीं आपको, हुमायूं का शासन 2 भागों में बटा रहा। एक तो रहा 1530 से लेकर 1540, जहां मुगल शासन खत्म हो गया और बीच में सूर शासन आ गया, और दूसरा था 1555 में उसने फिर से मुगल शासन की स्थापना की और 1556 में जाके जनवरी माह में उसकी मृत्यु हो गई। तो एक अल्पकालीन, जब उसका सुख आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जब उसका सुख आया तो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल शासक फिर से भारत में स्थापित हुआ और यहाँ से मुगल शासन का दूसरा शासक खत्म होता है। यहीं पे मैं आपको विराम देता हूं और अगले में वीडियो में मैं आपको सूर साम्राज्य यानी शेर शाह सूरी की जानकारी देना चाहूंगा। जय हिंद।